हेलो बच्चों, कल मैं आपको उच्च न्यायालय के गठन के बारे में समझा रहा था कि उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होता है। तो जिसके अंतर्गत हम न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में पढ़ रहे थे कि जो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होता है और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आज हम यहाँ से आगे ये समझेंगे कि जो भी व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनता है तो उसमें कम से कम क्या योग्यताएं होना आवश्यक है। तो न्यायाधीश की योग्यताएं, तो अनुच्छेद 217(2) के अनुसार न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहली, वह भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, साथ ही साथ उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसमें क्या योग्यता आवश्यक है, तो वह भारत का नागरिक हो और वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। जैसे मान लीजिए वो किसी जिला न्यायालय में या अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक वो किसी भी न्यायालय में, जो उच्च न्यायालय होता है उसमें वकील के रूप में कार्य कर चुका हो, तो ऐसे व्यक्ति को ही उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अब कार्यकाल, तो आपके जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 65, और इनका कार्यकाल होता है 62 वर्ष का। तो अनुच्छेद 217(1) के अंतर्गत न्यायाधीश के कार्यकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो वह 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। तो जो भी व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनता है वो कम से कम कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है, 62 वर्ष की आयु तक। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगर कोई भी जो न्यायाधीश होता है अगर चाहे तो समय से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को। ठीक है। न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। तो यानी जो आपके उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है अगर उसे समय से पहले हटाना है तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा, और महाभियोग प्रक्रिया कहाँ पर चलेगी, आपके संसद में। अब न्यायाधीश द्वारा शपथ, अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। तो कहने का तात्पर्य होता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है, उस राज्य का राज्यपाल, या राज्यपाल जिस व्यक्ति को शपथ दिलाने के लिए नियुक्त करता है उसके द्वारा। न्यायाधीशों का स्थानांतरण, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है, राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है, ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। और इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 222 में। अब न्यायाधीशों के वेतन, तो अनुच्छेद 221 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन सांसद या संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी। तो जो भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं कि मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलना है, अन्य न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलना है, ये सब कुछ निर्धारित किया जाता है संसद के द्वारा। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रुपये
वह अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। तो ये आपके बुक के अनुसार है, आगे संशोधन हुआ है या यूँ कहें कि इनका जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जैसे हम आपको बाद में बताएंगे कि मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। अब उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। तो आपके ये प्रश्न बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है कि उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें पहली है नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया। तो यानी जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही उनकी नियुक्ति की जाती है। निश्चित कार्यकाल, जैसे उनका कार्यकाल निश्चित किया गया है कि 62 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त चर्चा नहीं। तो कहने का मतलब संसद में न्यायाधीशों के द्वारा जो भी फैसले सुनाए जाते हैं उनके बारे में कभी चर्चा नहीं होगी। सिर्फ उन्होंने अगर कोई गलत कार्य किया है तो उसके खिलाफ जब महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा तभी उस पर चर्चा हो सकती है, अन्यथा अन्य किसी मामले में नहीं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद उन न्यायालयों में निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा जहां वह स्थायी न्यायाधीश रह चुका है। तो जो भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है तो उसके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया है कि वह किसी भी अपने द्वारा जो कार्य किया गया है जहाँ पर, तो वहाँ वो वकील के रूप में आगे कार्य नहीं कर सकता है। कार्यपालिका से पृथक्करण। तो यानी उच्च न्यायालय को या यूँ कहें कि न्यायालय को कार्यपालिका से अलग रखा गया, या यूँ कहें कि कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यता, कार्यकाल, शपथ ग्रहण और उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में हमने समझा है। अब हम यहाँ से आगे उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र एवं उसकी शक्तियों के बारे में समझेंगे कि उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र एवं शक्तियों का वर्णन इस प्रकार है। तो उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र या शक्तियाँ, नंबर 1 मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, रिट अधिकारिता, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय, प्रशासन संबंधी शक्तियाँ और न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये आपके उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियाँ हैं जिनके बारे में हम यहाँ विस्तृत ढंग से समझेंगे। तो सबसे पहले मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, तो जिसके बारे में हमने सर्वोच्च न्यायालय में भी पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय में भी मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया था। तो इसका तात्पर्य होता है कि ऐसे केस जिनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय में, तो जैसे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे मामले थे जिनकी सुनवाई सिर्फ वहीं पर होती है, और इसी प्रकार से उच्च न्यायालय में भी कुछ केस ऐसे होते हैं जिनकी सुनवाई सिर्फ उच्च न्यायालय से ही स्टार्ट होती है। तो इसका तात्पर्य है प्रथमतः उच्च न्यायालय द्वारा वादों की सुनवाई करना। ये क्षेत्र हैं संसद एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद। तो यानी जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं या विधानसभा या विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनके निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद है तो उनकी सुनवाई कहाँ पर होती है? उच्च न्यायालय में। राजस्व एकत्रीकरण संबंधी विवाद, यानी राज्य के द्वारा जो टैक्स वसूल किया जाता है या जो टैक्स वसूल करने का जो सिस्टम होता है उसको लेकर नहीं कोई विवाद बना हुआ है तो उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय में ही होती है। मौलिक अधिकार, यानी हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ये हमारी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि हम सर्वोच्च न्यायालय में सीधे केस करें या उच्च न्यायालय। साथ ही साथ वसीयत से संबंधित मामला होता है। वसीयत आप जानते होंगे कि जैसे कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए अपनी धन संपत्ति के बारे में लिख दे कि भाई मेरे मरने के बाद में मेरी संपत्ति
इस व्यक्ति को इतने इतने हिस्से में मिले, तो उसे कहते हैं वसीयत। विवाह विधि यानी जैसे हमारे हिंदुओं में जो विवाह करने के जो तरीके होते हैं उनके बारे में कोई विवाद है, कंपनी कानून यानी कंपनियों से संबंधित कोई कानून है, या विवाह विच्छेद यानी तलाक आदि के मुकदमे, ये आपके उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब याचिका या जैसे रिट भी कहते हैं, याचिका या रिट अधिकारता अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा याचिका जारी कर सकता है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 226 है उसमें ये उल्लेख किया गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कई लेख जारी किए जा सकते हैं या रिट जारी की जा सकती हैं, जिनके नाम हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। जहाँ सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए यही लेख जारी करता है जो अभी आपने पढ़े हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार, लेकिन उनका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 32 में। तो जहाँ सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकारों के लिए याचिका जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों या अधिकारों के लिए भी याचिका जारी कर सकता है। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो इसके 3 प्रकार हैं या 3 भाग हैं। पहला, सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, आयकर, पेटेंट, जैसे आयकर से संबंधित है, या पेटेंट या डिजाइन या उत्तराधिकार आदि मामलों में जिला न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो अगर कोई मामला आयकर से जुड़ा है या पेटेंट से या डिजाइन से या उत्तराधिकार से, तो ऐसे केस की सुनवाई जिला न्यायालय के विरुद्ध कहाँ की जा सकती है? उच्च न्यायालय। आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, जब अपराधी को सेशन न्यायालय ने 4 वर्ष के लिए कारावास दंड दिया है या मृत्युदंड दिया है, तो उसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो जैसे किसी अपराधी ने जो अपराध किया उसके लिए उसको 4 वर्ष का कारावास दे दिया या उसको मृत्युदंड दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो, तो उसको उच्च न्यायालय में अपील के लिए कहा जा सकता है। तो यानी अगर ऐसा लगता है कि जो जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय में कोई केस ऐसा चल रहा है जिसमें संवैधानिक व्यवस्थाओं के बारे में उल्लेख किया गया है या संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न छिपा हुआ है, तो इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अब अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 215 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय हुआ। कहने मतलब उच्च न्यायालय में जो भी किसी फैसले पर या किसी केस पर जो निर्णय सुनाया जाता है, तो उससे नीचे के अन्य न्यायालयों में सबूत के तौर पर रखा जा सकता है। तो अनुच्छेद 215 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय हुआ और उसको अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। कहने मतलब अगर कोई उसके फैसले के खिलाफ जाता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के निर्णय रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जाएंगे और वह अधीनस्थ न्यायालय के लिए कानून की तरह कार्य करेंगे। तो ये आपके उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब आपके
5वां पॉइंट है उसकी शक्तियों का, प्रशासन संबंधी अधिकार। तो उच्च न्यायालय के प्रशासन संबंधी अधिकार इस प्रकार हैं। उच्च न्यायालय अपने अधीन किसी न्यायालय के पत्रों या निर्णय को मंगवा सकता है और उनकी जांच पड़ताल करवा सकता है। उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ध्यान रखे कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है तथा अपने कर्तव्यों का निश्चित विधि के अनुसार ही पालन कर रहा है। वह किसी भी वाद को एक न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय में विचार तथा निर्णय के लिए भेज सकता है। और न्यायिक पुनरावलोकन। उच्च न्यायालय केंद्र और राज्य विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध घोषित कर सकता है। साथ ही साथ राज्य में विधानमंडल, कार्यपालिका व राज्य न्यायपालिका को राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका पाठ 7 समाप्त हुआ। इसके साथ मैंने आपको पॉलिटिकल से संबंधित तीनों पाठों को समझा दिया है, पाठ 5, 6 और 7। और ये तीनों ही पाठ आपके 20 नंबर के हैं। कहने का मतलब जो आपका बोर्ड का 80 नंबर का पेपर आता है तो उसमें से 20 नंबर का इन 3 टॉपिकों में से ही आता है, जिसमें पहला यानी जो 5वां पाठ है वो 5 नंबर का है, 6वां आपके 7 नंबर का है और 7वां पाठ 8 नंबर का। तो टोटल ये तीनों पाठ आपके 20 नंबर के। तो इन्हें आप अच्छे ढंग से समझ लें, पढ़ लें। इनमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे और दोबारा से पूछ सकते हैं।